पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कैसे जिन्वू जो है जो जिन्हो के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 19 सी रैंक डंजन्स को क्लियर करने का, उसे कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उस एस रैंक गेट के अंदर चला जाता है जहां पे उसकी पिछली बार बहुत ही गंदी धुलाई हुई थी। लेकिन इस बार वो वहां जाके 75 फ्लोर्स को क्लियर कर देता है और खाना वगैरह खत्म होने के कारण उसे वापस आना पड़ता है। साथ ही साथ जो डोंगसुक और जिन्वू के फादर है, दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई हो चुकी थी जिसमें कि डोंगसुक को मार मार के लिटरली कुत्ता बना दिया गया। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जिन्वू जो है वो डंजन से अपने बाहर आ चुका था और बाहर आने के बाद वो चेक करता है उसे 3 में से 2 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे एक्सिलर ऑफ लाइफ के पोशन को बनाने के लिए। अब शायद एक ही चीज बचा है जो कि 100 फ्लोर पे मिलेगा और उसके लिए इसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वो स्ट्रांग होगा कैसे, क्योंकि जिन्हों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ दुनिया की नजर में वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, यानी कि बड़े गेट्स में जाके उसे लेवल अप करने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि शायद अब टाइम आ चुका है जब दुनिया को सच बता देना चाहिए। वैसे भी ये चीज हमेशा तो छुपी हुई नहीं रह सकती। अगले दिन सुबह सुबह हंटर बेग अपने टेबल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी एक बंदा घबराते हुए उनको कॉल करता है। वो बेग को बता रहा होता है कि जिन्वू यहाँ पे आ चुका है। जिन्वू अपने रैंक को दोबारा से चेक करने के लिए आया हुआ है। ये सुनते ही बेग साहब अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के वहां से तेजी से भागते हैं। जिन्वू जब चेक करने के लिए कमरे के अंदर जाता है तो फिर स्टाफ उसे बताती है कि तुम पहले एक ही रैंक के हंटर थे राइट, और अब तुम्हें दोबारा से अपनी रैंक चेक करवानी है, तो फिर प्रोसेस से मैं अब चलो वहां पे हाथ रखो। जैसे ही जिन्वू मानोमीटर पे अपना हाथ रखता है वैसे ही डिस्प्ले पे तुरंत एरर आ जाता है। वो दोबारा ट्राई करती है लेकिन इस बार भी सेम एरर ही आ रहा था और तभी उसके एक सीनियर वहां पे आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार एरर आ जा रहा है। और जब उसके सीनियर ट्राई करते हैं इस चीज को चेक करने का तो फिर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो बताते हैं ये कोई एरर नहीं है बल्कि मानोमीटर जो है वो इतनी ज्यादा पावर को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। इसका मतलब काफी साफ है, ये जो बंदा हमारे सामने खड़ा है ये है अपनी कंट्री का 10th एस रैंक हंटर। बाय द वे दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर और हंटर्स एसोसिएशन के मैनेजर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कैसे 2 हंटर्स जो कि पूरी तरीके से आउटसाइडर थे, ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं है, वो लोग रेड गेट के अंदर गए, साथ ही साथ उसके बॉस को भी हरा दिया। वो पूछता है मैनेजर से कि तुम तो वहीं थे ना, बताओ क्या हुआ था। तो मैनेजर बताता है मैं वहां पे जरूर था लेकिन मैं पूरे टाइम तक वहां पे नहीं था और मैं भी पूरी तरीके से शॉक हूँ और इस चीज को पता करने में लगा हुआ हूँ। गिल्ड के लीडर कहते हैं कि मैं नहीं, अब हम इस चीज को पता करेंगे। और वो दोनों भी चल जाते हैं हंटर्स एसोसिएशन की तरफ जहाँ पे जिन्वू अपना टेस्ट दे रहा होता है। वेल हंटर्स एसोसिएशन के स्टाफ जो है वो जिन्वू को समझा रहे होते हैं कि सर आप एक काम करो, आप जो है सर 3 दिन बाद आओ, इससे भी बड़ी मशीन के अंदर हम आपकी टेस्टिंग करेंगे। बाकी सभी लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं, उनको समझ आ चुका था कि जिन्वू जो है एक एस रैंक हंटर है। उसके बाद वो जिन्वू को कहता है कि 3 दिन बाद आपको आपका लाइसेंस भी मिल जाएगा। एंड सडनली जिन्वू को कुछ अजीब फील होता है। वो पलट के देखता है तो फिर हंटर्स गली के लीडर यानी कि एस रैंक हंटर चोई आ चुके थे वहां पे। जिन्वू मनी मन सोच रहा होता है कि ये एक मेज है यानी कि मजिशियन, फायर मजिशियन, और इसका निकनेम जो है अल्टीमेट वेपन भी है क्योंकि ये फाइट में बहुत ही खतरनाक है। बाय द वे चोई जो है वो ये चीज डिटेक्ट कर लेता है कि जिन्वू जो है उसके शरीर से काफी ज्यादा तगड़ी ऑरा आ रही है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो जिन्वू की तरफ देखे कहता है कि मेरा नाम है चोई और मैं हंटर्स गिल्ड का लीडर हूँ। उम्मीद है आपने अभी तक कोई भी गिल्ड ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा होगा, तो अगर कैसा हो हम लोग बैठ के कुछ बात करें। बट जिन्वू लिटरली उसे बिना देखे टोटली इग्नोर करके वहां से चल देता है। मिस्टर चोई के साथ साथ वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान थे कि कैसे उसने भाई बेइज्जती कर दिया चोई का। चोई मैनेजर वो से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुमने इसे बताया नहीं था कि मैं हंटर्स गिल्ड का लीडर हूँ। मैनेजर वो उसे बताते हैं कि जी बिल्कुल मैंने उसे बताया तो था और उसे पता भी है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। बल उतनी ही देर में भागते भागते मिस्टर बेग वहां पे पहुंचते हैं, मतलब वो गाड़ी वाड़ी से नहीं, वो भागते भागते ही अपने ऑफिस से हंटर्स एसोसिएशन आए थे। चोई और बेग एक दूसरे को देख के इतना तो समझ चुके थे कि ये लोग एक ही काम के लिए आए थे, जिन्वू को अपने गिल्ड में लाने के लिए। बट ये दोनों ही पूरी तरीके से फेल हो गए। बल रात हो चुकी थी और जिन्वू अपने माँ के पास बैठा हुआ था ये सोचते हुए कि शायद अब ये जल्दी पूरी तरीके से ठीक होने वाली है। जिन्वू जैसे ही अपने माँ के कमरे से बाहर निकलता है तो फिर हंटर्स एसोसिएशन के मैनेजर बाहर ही खड़े रहते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, कुछ को जिन्वू को बता रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसे टोटली इग्नोर करके आगे चले ही जा रहा था। वो जैसे ही जिन्वू को कहता है कि जिन्वू तुमसे कोई मिलना चाहता है, वैसे ही जिन्वू को एक अजीब सी फील होती है, यानी कि किसी पावरफुल इंसान के वहां पे प्रेजेंट होने की। और वो जब पलट के देखता है तो फिर वहां पे हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गो गन ही थे। वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। गो गन ही जो है जिन्वू को कांग्रेचुलेट करते हैं एस रैंक हंटर बनने की खुशी में। फिर वो बताते हैं कि देखो मेरे को पता है तुम्हें अभी बहुत सारे गिल्ड से बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं और शायद हमारा ऑफर तुम्हें उतना ज्यादा पसंद ना आए क्योंकि फेम और पैसे के मामले में बहुत सारे गिल्ड्स हमसे बहुत ही ज्यादा बेटर कर सकती है। और हमारी जो हंटर्स एसोसिएशन की टीम है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर भी सिर्फ एक ए रैंक का ही हंटर है। वो जिन्वू को ये भी समझाते हैं कि जिन्वू मेरे को नहीं पता तुम हमारा गिल्ड या फिर हंटर्स एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज तुम किसी और के गिल्ड को तो एटलीस्ट ज्वाइन मत करना, क्योंकि हमारे देश के अंदर 5 बड़े बड़े गिल्ड्स है और सभी में बैलेंस के हिसाब से हंटर रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गिल्ड ज्यादा पावरफुल है और एक दूसरे के ऊपर कोई कुछ भी कर दे, पर अगर तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और एक गिल्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड शायद ये हमारे देश के लिए अच्छा ना हो। फिर जिन्हों पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करूं। चेयरमैन गो गनी उसे समझाते हैं कि देखो जिन्वो तुम काफी पावरफुल इंसान हो
और हंटर्स एसोसिएशन का काम है जितने भी छोटे मोटे डंजन्स रहते हैं उन सभी की देखभाल करना, और अगर देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है, कोई हंटर कुछ गलत कर देता है तो फिर उसे सजा देना। सभी हंटर्स एसोसिएशन की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, इसीलिए क्राइम वगैरह पे हमारा काफी अच्छा खासा कंट्रोल है। वरना हंटर्स अगर अपनी पावर का मिसयूज करना चालू कर दे तो फिर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये बैलेंस तभी तक है जब तक मैं हूं, अगर मैं चला गया तो फिर क्या होगा? मेरे जाने के बाद शायद तुम मेरी पोजीशन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हो। जिन्वो मनी मन सोचता है कि ये इंसान सच में एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल इंसान है, क्योंकि 80 साल के ऊपर के होने के बावजूद भी अभी तक काम कर रहा है और देश की भलाई के लिए सोचता है। अगर देखा जाए तो इसने जो ऑफर मेरे को दिया, मेरे लिए इससे बेटर ऑफर हो ही नहीं सकता। गोगनी जब पूछते हैं तो फिर बताओ तुमने क्या सोचा, तो जिन्वो कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरे को आपका ऑफर ठुकराना पड़ेगा। गोगनी सोच रहे होते हैं कि अच्छा तो पैसे के लिए जिन्वो ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, बट जिन्वो से बताता है नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं फाइट करना चाहता हूँ। मतलब उन मैजिक बीस्ट से जो मॉन्स्टर्स वगैरह है मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ। गोगनी जिन्वो की आंखों में देख लेते हैं कि ये बंदा झूठ भी नहीं बोल रहा, ये सच कह रहा है। पैसा पोस्ट इसे किसी चीज से कुछ भी नहीं लेने देना, इसे बस फाइट करना है। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि जिन्वो को लेवल अप करने के लिए उसे फाइट करना ही पड़ेगा। बाय द वे गोगनी को सडनली अपने चेस्ट में कुछ फील होता है, एक बहुत ही अलग टाइप की पावर जो कि उसे लगभग 20 नहीं 10 साल पहले फील हुआ था। फिर जिन्वो वहां से विदा लेता है और गोगनी कहते हैं कि ये जो है ये ऑफर मैंने सिर्फ अभी तक 2 ही हंटर्स को करा है। पहला वो एस रैंक का हीलर जिसने कि मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, और दूसरा जिन्वो। इसके बाद वो मैनेजर को कहते हैं कि आज का मेरा जो भी शेड्यूल है सब कैंसिल करो, आज मुझे कुछ अलग फील हो रहा है और मैं इस फीलिंग को बर्बाद होने नहीं दे सकता। वैसे जिन्वो मनी मन बोल रहा था कि वो ऑफर मेरे लिए काफी अच्छा था, लेकिन मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि मैं अपने माँ को ठीक कर सकूं। बट हंटर्स एसोसिएशन से छोटे डंजन्स को ही देखती है और मैं वहां पे ज्यादा लेवल अप कर नहीं पाऊंगा, इसलिए ना चाहते हुए मेरे को ये ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा। वैसे भाई पावर से याद आया, दूसरी तरफ डोंग सुक मार खाने के बाद अब फाइनली उठ चुका है हॉस्पिटल के अंदर। बेचारे के हाथ पाव मुंह सब जगह पट्टियां ही पट्टियां लगी है। जो कमांड सेंटर का मैनेजर था वो उसके पास जाके पूछता है कि एक बात बताओ, जिसने तुम्हें मारा क्या वो सच में इंसान नहीं था, क्या वो सच में एक मैजिक बीस्ट था? और डोंग सुक कहता है क्या लगता है जिस तरीके से वो मुझे मार रहा था कोई इंसान मुझे मार पाएगा? कमांड सेंटर का मैनेजर समझ आता है और कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने रिकवरी पे ध्यान दो और जैसे तुम बाहर आ जाओ सभी को इन्फॉर्म कर देना। जाते जाते डोंग सुक उसे पूछता है कि मेरे को एक बात बताओ, आखिर वो अभी है कहाँ पे? और वो बंदा उसे बताता है कि हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम उसे कभी पकड़ भी पाएंगे। जिसने तुम्हारी एक एस रैंक हंटर की इतनी गंदी तरीके से धुलाई कर दी, हमें नहीं लगता कि उसे ढूंढ के कोई फायदा भी है। और वो वहां से चला जाता है। डोंग सुक याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जिन्वो के फादर ने उसके धुलाई करी थी, और ये कहते हुए मेरे फैमिली पे नजर मत डालना, वरना अभी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ये हरकत करी तो फिर मरने के बाद भी मैं तुम्हें आराम करने नहीं दूंगा। डोंग सुक ये सब याद करके काफी गुस्सा हो रहा था और वो मनी मन सोच रहा था कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने आऊंगा, इस बार कवच वगैरह पहन के आऊंगा। दूसरी तरफ जिन्वो कवच वगैरह की शॉपिंग कर रहा था। उसे तो कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी अच्छा खासा कवच है, बट वो एक वेपन ढूंढ रहा था जो कि उसे मिला नहीं। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि एक ए रैंक का डंजन है जिसके लिए कुछ माइनस की जरूरत है और जिन्वो उसे एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद भी ज्वाइन कर सकता है। खैर चेयरमैन और मैनेजर दूसरे दिन अपने काम पे लग चुके थे। वो जिन्वो की फाइल्स वगैरह चेक कर रहे थे। वो देखते हैं कि जिन्वो की जो माँ है वो इटर्नल स्लीप डिजीज से जूझ रही होती है। उसके फादर पिछले 10 साल से मिसिंग है और जो उसकी बहन है वो ट्यूशन मतलब कि हाई स्कूल के अंदर है। इन सब के बिल के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल का बिल हो, रूम रेंट हो या फिर उसके बहन की स्कूल की फीस हो, इन सभी के लिए जिन्वो अकेले ही पे कर रहा था। काफी कम उम्र से ही वो काम पे है। सडनली मैनेजर उसे बताते हैं कि जिन्वो ने अभी एक माइनिंग टीम ज्वाइन करी है और वो एक ए रैंक डंजन के अंदर जा रहा है। ये सुन के चेयरमैन शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। जिन्वो बाकी माइनर्स के साथ डंजन के बाहर इंतजार कर रहा था फाइटिंग स्क्वाड के बाहर आने का, क्योंकि जैसे एक बार वो लोग बाहर आ जाएंगे फिर ये लोग माइनिंग के लिए अंदर जा सकते हैं। फाइटिंग स्क्वाड के अंदर होते हैं एक मेज यानी कि मिस्टर चोई, और वो अपने फायर मैजिक का यूज करके लिटरली एक चुटकी बजा के दूर दूर तक डंजन को पूरी तरीके से खाली कर देते हैं ताकि माइनर्स वहां पे माइनिंग कर सके। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी पूरी पावर्स का यूज ना करे, वरना शायद ये डंजन ही पूरी तरीके से तबाह हो जाए। बाय द वे उस रेड के अंदर मिस हाइन भी होती है जो कि फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही है, बट डेफिनेटली बॉस को हराने के लिए उनकी भी मदद लगेगी। वेल जैसे ही सभी हंटर्स वहां से बाहर आते हैं, जिन्वो अपने मुंह को छुपा लेता है कि कहीं ये बंदा उसे पहचान ना ले। उसके बाद जिन्वो देखता है मिस हाइन को जो कि अपने कंट्री की 9th एस रैंक हंटर थी, मतलब है। उसके शरीर से जितना ऑरा निकल रहा है उतना अभी तक जिन्वो ने कहीं भी फील नहीं करा था, और ये बाकी के एस रैंक हंटर से भी बहुत पावरफुल है। सडनली मिस हाइन को जिन्वो की प्रेजेंस फील होती है और जब वो पलट के देखती है तो फिर वहां पे कोई भी नहीं था। वो मनी मन सोच रही होती है कि एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा जैसे यहाँ पे चेयरमैन साहब खुद खड़े हो। फिर वो वहां से अपने नाक को बंद करके निकल लेती है क्योंकि उसकी नाक काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जिन्वो अपनी लोकेशन चेंज कर चुका था और सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद बारी आती है सही माइनस के डंजन के अंदर जाने की, और अंदर जाने के बाद कुछ लोग जो है जिन्वो के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक ई रैंक का हंटर जो है एक ए रैंक डंजन के अंदर आया है माइनिंग करने के लिए। वो लोग जिन्वो का मजाक उड़ा रहे थे और जिन्वो मनी मन सोच रहा होता है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से रैंक का डंजन है, लेकिन एक ई रैंक की इज्जत हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, मतलब उसको हमेशा ऐसे ही ट्रीट करा जाता है। खैर जिन्वो थोड़ा आगे बढ़ता है और एक बॉडी बिल्डर जैसा बहुत ही बड़ा इंसान उसे टकराता है। वो जिन्वो कह रहा था कि देख के नहीं चल
सकता है, चला भाट यहाँ से। फिर जिनवू बस अपना एक आंख उठा के उसे देखता है और उस माइनर की लिटरली हवा टाइट हो जाती है। उसे समझ ये तो आ चुका था कि ये ई रैंक का हंटर तो नहीं है और फिर वो वहां से निकल लेता है। जिस तरीके से जिनवू माइनिंग कर रहा था सभी लोग ये देख के पूरी तरीके से परेशान थे कि क्या सच में ये ई रैंक का ही हंटर है। सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं पर जिनवू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसको निपटाने के बाद मैं आता हूँ लंच करने के लिए, आप लोग जाओ। जैसे ही सभी लोग वहां से गायब हुए जिनवू दौड़ते हुए जाता है बॉस रूम की तरफ। जिनवू भागते भागते मन के अंदर सोच रहा होता है कि भले ही मैं इस बॉस को भी मार नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने इसे मार दिया तो फिर डंजन बंद हो जाएगा, बट मैं उसे थोड़ा सा तो परेशान कर ही सकता हूँ। जिनवू बॉस रूम के बाहर पहुंच जाता है और जिनवू को इतना तो पता चल चुका था कि अंदर जो कोई भी मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट वो अपने मन में ये भी कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे इसे मारना नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान करके आ जाऊंगा। जिनवू धीरे धीरे अपने ड्रैगर को हाथ में लेता है और जैसे ही वो ड्रैगर हाथ में लेता है पीछे से एक आवाज आती है। पीछे मिस हाइन खड़ी थी और वो पूछती है जिनवू से कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वो अपने मुंह से रुमाल को हटा के जिनवू से दोबारा कहती है कि मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ आखिर तुम क्या सोच के यहाँ पे आए। यहीं पे हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही हम कोई नया एपिसोड रिलीज करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।